तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट हम लोग देखते हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन, ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। तो देखिए गैमीट को हम लोग हिंदी में युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। ठीक है। और युग्मन को किसको? युग्मन को हम संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। और इसको निषेचन भी कहते हैं। निषेचन भी कहते हैं। तो कहता है कि जब नर और मादा युग्मक में संलयन या निषेचन होता है तब यह कहलाता है। पहला ऑप्शन है अलैंगिक जन्म, बी लैंगिक जन्म, सी वर्धिकायिक और डी मुकुलन। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका जो लैंगिक जनन होता है, क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जन्म होता है तो उसमें क्या होते हैं? नर और मादा क्या करते हैं? भाग लेते हैं। नर का शुक्राणु और मादा का क्या? अंडाणु। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं? दोनों मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो यह जो विधि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसलिए एक का ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। एक का ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए चलते हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। कर रहे हैं कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। पहला ऑप्शन है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा आंतरिक निषेचन और डी है ए और बी दोनों। तो देखिए जब संतति को उत्पत्ति एकल जनक माने सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब इसको हम लोग कहते हैं क्या? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को क्या करता है? जन्म देती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि द्विखंडन में क्या होता है? उसमें जो अमीबा पैरामीशियम होता है वह विभक्त होकर के दो नए जीव या पुत्री का क्या करता है? जन्म देता है। तो देखिएगा कह रहा है कि किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर के नए जीवों को क्या करती है? जन्म देती है। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, सी ए और बी दोनों, डी पुष्पी पौधों में। तो देखिए जो आपका मोनेरा और प्रोटिस्टा होता है उसमें क्या होते हैं? द्विखंडन बहुविखंडन होता है। और उसी में क्या होता है कि दो या बहुत से का निर्माण होता है जीव का। तो ये हो जाएगा आपका 3 का ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। आते हैं कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है? ए नंबर अमीबा में, बी पैरामीशियम में, सी जलकुंभी में, डी अमीबा तथा का पैरामीशियम दोनों में। तो देखिए द्विखंडन जो होता है बाइनरी फिजन वो आपका अमीबा
तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। इसलिए 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। पहला ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनस में, बी पेनिसिलियम में, सी ईस्ट में, डी उपयुक्त सभी में। तो देखिए जो ईस्ट होता है, क्या होता है, ईस्ट में जो जनन होता है वो क्या होता है, मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन। अलैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं जिसमें ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट में जो होता है वो कौन सी, मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो इसलिए 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कि जेम्यूल्स बनते हैं किसमें, स्पंज में, कि बी हाइड्रा में, कि सी पेनिसिलियम में, कि डी कोनिडिया में। तो जो जेम्यूल्स बनते हैं वो किस में बनते हैं, स्पंज में बनते हैं। किस में बनते हैं, जेम्यूल्स किस में बनते हैं, स्पंज में बनते हैं। इसलिए 6 का क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। आइए कह रहा है कि इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है। इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है। पहला कंद, दूसरा बी भूअस्तरी, तीसरा प्रकंद, डी कोनिडिया। तो देखिएगा जो कंद होता है वो तो आपके पुष्पी पौधों में काम आता है, भूअस्तरी भी आता है, सी प्रकंद भी आता है, लेकिन जो कोनिडिया होता है, क्या होता है, कोनिडिया जो होता है, तो ये आपका काम नहीं आता है क्योंकि इसमें होता है अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, वो भी किसके द्वारा, बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा, बीजाणु द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पौधा नहीं है, कोनिडिया आपका पौधा नहीं है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि इनमें किससे बंगाल का आतंक कहा जाता है। पहला ब्रायोफिलियम, ए नंबर ब्रायोफिलियम, बी जलकुंभी, सी अगेव, डी केला। ठीक है, तो आप लोग जो जानते हैं कि जो जलकुंभी होता है, क्या होता है, जलकुंभी जो होता है, जलकुंभी ये कैसा पौधा है, तो कह देंगे ये आपका विदेशी पौधा है। कैसा पौधा है, विदेशी पौधा है। क्या है, विदेशी पौधा है। उसके बाद से ये कहाँ होता है। ठीक है, अच्छा इसमें जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो हम कह देंगे इसमें जनन की जो विधि होती है वो आपका कायिक प्रवर्धन, कौन से, कायिक प्रवर्धन द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद से ये क्या करता है कि जो ठहरे हुए पानी होते हैं, ठहरे हुए पानी से क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। ऑक्सीजन को खींच लेता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है। इसलिए जल में O2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। O2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बंगाल का क्या कहते हैं, बंगाल का जलकुंभी को बंगाल का क्या कहते हैं, आतंक कहते हैं। जलकुंभी को क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं। तो देखिए
आतंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ठहरे हुए पानी से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। इससे जो जलीय जीव होते हैं उनको सांस लेने में क्या होती है, जो मछलियां होती हैं या जलीय जीव होते हैं उनको दिक्कत होती है। इसलिए हम इसको बंगाल का क्या कहते हैं, आतंक कहते हैं। तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, बी, जलकुंभी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। पहला जलकुंभी, बी हाइड्रिला, सी कमल, डी धान। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो जलकुंभी होता है वो का ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। इसलिए इसको हम बंगाल का क्या कहते हैं, आतंक कहते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। पहला है अदरक, बी केला, सी डहलिया, डी ब्रायोफिलम। तो देखिएगा जो अदरक होता है आदि होता है तो उसके पत्ती से अलैंगिक जनन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। फिर से केला का भी हम पत्ती से नहीं होता है जीव की उत्पत्ति, डहलिया से भी नहीं होता है, किससे होता है, ब्रायोफिलम। जो ब्रायोफिलम का पत्ती होता है उसी के किनारों से क्या होता है, अब स्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। पहला है बांस, बी आम, सी लीची, डी जामुन। तो हम लोग जानते हैं कि जो देखिए बांस होता है, क्या होता है, बांस अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही उसमें का पुष्प पैदा होता है, मतलब पुष्प आता है, क्योंकि उसके बाद से वह सूख जाता है और हम लोग उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। ठीक है, बांस ही एक ऐसा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार क्या करता है, पुष्प पैदा करता है या देता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। पहला सूर्यमुखी, बी बरगद, सी नीला कुरेंजी, डी महुआ। तो देखिएगा जो नीला कुरेंजी होता है, क्या होता है, नीला कुरेंजी होता है वह 12 वर्ष में एक बार क्या होता है, उसमें पुष्प खिलते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक बार पुष्प खिलते हैं। सपोर्ट है, देखिएगा जो नीला कुरेंजी है, नीला कुरेंजी देखिए अगर सपोर्ट है, मानिए कि ये 2006 में पुष्प दिए हैं तो कब देंगे, ये 2000 फिर से जाकर कहाँ, 12 में, उसके बाद फिर से कब, 2000 कब, अगर सॉरी अगर ये 6 में दिए हैं, किसमें, 6 में दिए हैं, तो कब, 2018 में जाकर के क्या देंगे, ये पुष्प देंगे। ठीक है, पुष्प खिलेंगे। उसके बाद तीसरा बार कब, 2030 में जाकर के क्या होगा, पुष्प खिलेगा। अब आपको बता देते हैं कि ये नीला कुरेंजी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए जो केरल होता है, क्या होता है, केरल में आप जाइएगा तो वहां आपको ये किनारे, रास्ते के किनारे या एथी में आपको देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ, केरल। उसके बाद से कर्नाटक, आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा, और का तमिलनाडु में आपको देखने को, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, नीला कुरेंजी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध चक्र, कहता है कि मध चक्र पाई जाती है, मध चक्र पाई जाती है किसमें? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें सभी में। तो याद रखिएगा कि जो आपके दो प्रकार के जीव होते हैं, ठीक, एक आपके कहेंगे कि नॉन प्राइमेट, क्या कहेंगे? नॉन प्राइमेट, और एक होते हैं क्या? प्राइमेट, प्राइमेट, ठीक है। तो नॉन प्राइमेट में हो जाएगा आपका गाय, ठीक है, गाय, भैंस, गाय, भैंस, आपका कुत्ता, कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली, ठीक है। उसके बाद से आपका भेड़, ये सब क्या कहलाएंगे? नॉन प्राइमेट। और आपके प्राइमेट में हो जाएगा आपका मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, चिंपैंजी हो जाएंगे, चिंपैंजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि जो नॉन प्राइमेट होते हैं, क्या होते हैं? नॉन प्राइमेट होते हैं। इसमें जो है आपका क्या पाया जाता है? मध चक्र। क्या पाया जाता है? मध चक्र पाया जाता है। और जो प्राइमेट होते हैं इसमें पाया जाता है आपको क्या? ऋतुस्राव। क्या पाया जाता है? ऋतुस्राव पाया जाता है, ठीक है। हम ऋतुस्राव को और भी कई नामों से जानते हैं, रजोधर्म भी कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं, और स्राव भी कहते हैं, मासिक स्राव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मध चक्र पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, डी इनमें सभी में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनमें सभी में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मासिक चक्र किस में होता है? तो अभी मैंने आपको बता दिया है इस क्वेश्चन में कि देखिए मासिक चक्र मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में पाया जाता है। तो देखिए मासिक चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, डी इनमें सभी में। तो इनमें क्या हो जाएगा? सभी में, माने मनुष्य में भी पाया जाता है, बंदर में भी पाया जाता है, चिंपैंजी में भी पाया जाता है। चलिए अब कहता है कि युग्मक जनन में बनता है। तो युग्मक जनन, ठीक है, युग्मक जनन, देखिए युग्मक किसको? एक होता है आपका युग्मनज। क्या होता है? युग्मनज, युग्मनज जिसको हम लोग इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, वो किससे? ये युग्मक से मिलकर के बनता है। एक नर युग्मक, नर युग्मक, आई क्या? मादा युग्मक से, ठीक है। एक नर युग्मक और क्या? मादा युग्मक। तो कहता है कि युग्मक जनन में, युग्मक जनन बनता है, ठीक है। तो ये नर युग्मक तथा का मादा युग्मक, करे कि केवल नर युग्मक नहीं, एक से नहीं बनता है, केवल मादा युग्मक नहीं, नर तथा मादा दोनों युग्मक से, किसे? नर तथा क्या? मादा युग्मक दोनों से बनता है, ठीक है। नर में भी युग्मक बनता है और का मादा, नर में जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और मादा में जो बनता है उसको क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नर तथा मादा दोनों। अब चलते हैं, कहता है कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? समयुग्मकी का, उभयलिंगाश्रयी का, ठीक है, उभयलिंगाश्रयी का, कि एक लिंगाश्रयी का, कि डी विषम युग्मक का, ठीक है। तो एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक लिंगता होता है जिसमें एक लिंग हो, क्या हो? एक लिंग हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी। कौन सा यूज होता है? एक लिंगाश्रयी होता है, ठीक है।
एक लिंगता को हम लोग किससे, एक लिंगाश्रय से क्या करते हैं, यदि कहते हैं जिसका उदाहरण होता है पपीता। क्या होता है, पपीता। पपीता क्या होती है, एक लिंगाश्रय होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं कि द्विलिंगी किसको कहते हैं। द्विलिंगी, ठीक है। द्विलिंगी कहने का मतलब है कि वैसे जीव माने जिसमें क्या हो, जिसमें दोनों लिंग हो, क्या हो, नर युग्मक भी हो, माने नर भी हो तथा का मादा हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें कहने का मतलब हो कि जिसमें शुक्राणु भी बनता हो, ठीक है, और क्या बनता हो, अंडाणु भी बनता हो। ठीक है, तो उसको जिसमें दोनों लिंग हो, ठीक है, तो जिसमें नर भी हो और क्या हो, मादा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी। क्या कहते हैं, द्विलिंगी। और एक होता है एक लिंगी। क्या होता है, एक लिंगी। ठीक है, जिसमें केवल क्या हो, नर हो या मादा हो। ठीक है, जिसमें केवल एक ही लिंग हो, जैसे हम लोग मनुष्य हो गए। तो मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, एक लिंगी होता है। क्या होता है, एक लिंगी होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो देखिए स्पॉन्ज, टेपवर्म, ठीक है, सी जोंक, डे, इनमें से सभी। तो देखिए स्पॉन्ज होता है वो क्या होता है, द्विलिंगी होता है। जो आपका टेपवर्म में भी है वो भी द्विलिंगी होता है। जोंक भी क्या होता है, द्विलिंगी होता है। तो 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 का डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला। कह रहा है कि इनमें कौन उभय लिंगाश्रयी है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें कौन उभय लिंगाश्रयी है। पहला नारियल, बी पपीता, सी खजूर, डी नींबू। ठीक है, तो जो नारियल होता है, क्या होता है, नारियल जो होता है वह आपका क्या होता है, उभय लिंगाश्रयी होता है। क्या होता है, उभय लिंगाश्रयी होता है। ठीक है, आइए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह होती है क्या, 46, और 23 हम क्या कह सकते हैं, जोड़े कह सकते हैं। ठीक है, की संख्या 46 होती है या 23 जोड़े कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका डी पहला ऑप्शन है 21, बी है 23, सी है 44, डी है 46। तो क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 46। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। आइए अब कह रहा है कि मका के, किसके, मका के अर्धसूत्री में, ठीक है, मका के अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आप समझ लीजिए पहले थोड़ा सा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। मका में, इसमें मका में कितनी, 40 होती है। ठीक है, आलू में जो होती है वो कितनी होती है, 48 होती है। और भी होता है लेकिन खास करके ज्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, मका में गुणसूत्रों की संख्या 40, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48 होता है। तो अगर देखिए जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 23-23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23-23 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 23-23। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या हो जाएगा, 23-23 हो जाएगा। ठीक है, और जब मका की बात करेंगे तो अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो क्या हो जाएगा, 20-20 हो जाएगा। ठीक है, और ये आलू में कितना हो जाएगा, 24-24। तो देखिए हमें पूछा गया मका में, तो मका में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। मका के
असूत्री में गुणसूत्रों की संख्या कितनी 20 होती है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में किसका पादप काय अगुणित होती है, अगुणित होती है? शैवाल का, कि कवक का, कि ब्रायोफाइट्स का, कि डी? ठीक है, इनमें सभी में। ठीक है, पर है कि निम्नांकित में किसका पादप काय जो होता है अगुणित होता है, हैप्लोइड होता है। ठीक है, तो देखिए शैवाल भी अगुणित होता है, कवक भी क्या होता है अगुणित होता है। अगुणित को हम लोग किसे एन से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कहा जाएगा 22 का आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? कह रहा है कि इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, कि डी इनमें से सभी? तो देखिए ये जो है ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी शैवाल में भी, ब्रायोफाइट्स में भी, टेरिडोफाइट्स में भी, ये सभी में आपको निषेचन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जल के माध्यम के द्वारा होता है। तो आपका 23 का हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जब युग्मक ठीक है संलयन निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा समझ लीजिए कि निषेचन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है बाह्य निषेचन। क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, एक बाह्य निषेचन होता है, और एक क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। एक बाह्य निषेचन, एक क्या होता है? आंतरिक निषेचन। तो जब हम कहेंगे कि जब निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? बाहर होती है, शरीर के बाहर होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? बाह्य निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? शरीर के अंदर होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब याद रखिएगा जो बाह्य निषेचन का उदाहरण किसमें बाह्य निषेचन, तो याद रखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, मेढक। क्या बोलेंगे? मेढक में जो होता है वह बाह्य निषेचन होता है। जो मछली होता है, तो मछली में क्या होता है? आपका बाह्य निषेचन होता है। उसके बाद जो एक और समुद्री होता है, मछली होती है जिसको हम बोलते हैं सी स्टार बोलते हैं, इसमें जो निषेचन होता है ये सब का होता है बाह्य निषेचन है। इसमें जो होता है कि जो आपके मेढक, एक जो मादा मेढक होती है वो अपना अंडाणु को रिलीज करती है, और ये फिर से जो नर मेढक होते हैं वो अपना शुक्राणु को करते हैं, तो जल के माध्यम से दोनों क्या करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। उससे क्या होती है? संतति का उत्पन्न होती है। तो ये जो माने निषेचन होता है कहाँ होता है? ये जल में होता है। ठीक है, मछली में भी वैसे ही होता है। ठीक है, तो ये अगर हम निषेचन की क्रिया अगर शरीर के बाहर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बाह्य निषेचन। लेकिन आंतरिक निषेचन में जैसे क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा, गाय हो जाएगा, गाय भैंस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब में क्या होती है? निषेचन। इससे कुत्ता हो जाएगा। तो ये सब में निषेचन क्या होता है? कहाँ होता है? ये अंदर होता है। क्या होता है? अंदर। इसको हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि जब युग्मक, ठीक है, वही युग्मक कहने का मतलब कि शुक्राणु, नर युग्मक और मादा युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु संलयन में मिलते हैं। अगर शरीर के कहाँ बाहर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? अगर शरीर के बाहर मिलता है तो उसको बोलते हैं क्या? बाह्य निषेचन। क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन कहते हैं।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इनमें कौन अंड प्रजक है, इनमें कौन अंड प्रजक है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि अंड प्रजक किसको कहते हैं। अंड प्रजक, अंड प्रजक, ठीक है। तो देखिए अंड प्रजक किसको कहते हैं, तो अंडा देने वाले, क्या बोलेंगे, अंडा देने वाले, अंडा देने वाले, अंडा देने वाले जीव को, अंडा देने वाले जीव माने प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। एक होता है सजीव प्रजक, क्या होता है, सजीव प्रजक होता है। एक क्या होता है, सजीव प्रजक होता है, सजीव प्रजक होता है। तो सजीव प्रजक किसको कहते हैं, सजीव प्रजक किसको कहेंगे, तो कहेंगे कि बच्चे को, किसको, बच्चे, बच्चे देने वाले, बच्चे देने वाले, बच्चे देने वाले जीव, बच्चे देने वाले जीव को, प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन है कि मुर्गी, ठीक है, सांप, मगरमच्छ। तो हम लोग जानते हैं मुर्गी क्या होती है, अंडा देती है, क्योंकि ये कहावत है कि पहले मुर्गी आएगी पहले अंडा आया। तो मुर्गी क्या देती है, अंडा देती है। आपने सांप को भी देखा होगा गाँव में, ठीक है, कि सांप जो होता है अंडा देता है, ठीक है। तो मुर्गी भी अंडा देती है सांप में, मगरमच्छ भी क्या देता है, अंडा देता है, ठीक है। तो डी, इनमें से सभी। तो जो 25 का ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें कौन सा, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है, डाइप्लॉइड है, ठीक है। इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है माने डाइप्लॉइड है। पहला युग्मनज, बी अंड, सी पराग, डी नर युग्मक। तो देखिए जो नर युग्मक होता है या मादा युग्मक हो वो तो अगुणित होते हैं, वो एन के रूप में होता है। जो अंड होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, अगुणित होता है, एन के रूप में। पराग जो होता है ये भी क्या होता है, अगुणित होता है, ठीक है। यानी जो युग्मनज होता है, युग्मनज देखिएगा, आप जानते हैं कि जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक और का मादा युग्मक, मादा युग्मक, यानी इसको हम, इसको शुक्राणु भी कहेंगे, क्या कहेंगे, शुक्राणु। तो ये क्या होता है, नर युग्मक क्या होता है, एन होता है, ये भी अगुणित होता है। मादा युग्मक अंडाणु, अंडाणु, ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है। तो देखिए एन एन का हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है। तो युग्मनज जो होता है ना वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित माने का डाई, क्या बोलेंगे, डाइप्लॉइड होता है। क्या होता है, डाइप्लॉइड। इसलिए 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अब करें कि 27 नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन सा भाग, इनमें कौन सा भाग अगुणित है, इनमें कौन सा भाग क्या है, अगुणित है। पहला अंडाशय, पहला अंडाशय, बी परागकोश, सी पराग, डी का युग्मनज, ठीक है। इसमें पूछा गया कि कौन सा भाग अगुणित है, अगुणित मैंने कहा, ठीक है, एन के रूप में, ठीक है। तो युग्मनज अभी हमने बताया कि ये क्या होता है, 2n होता है, द्विगुणित होता है। ये पराग कोश भी क्या होता है, द्विगुणित होता है। अंडाशय भी क्या होगा, द्विगुणित होगा। और जो पराग होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा भाग अगुणित है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी जो होता है अगुणित होता है, ठीक है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि इनमें कौन वाक्य, इनमें कौन वाक्य सही नहीं है, ठीक है। पहला इधर से नीचे ही शुरू करते हैं कि मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। तो ये बात क्या है, सही है। ये बात क्या है, सही है, ठीक है। ये बात क्या है, सही है कि मनुष्य को हम सजीव प्रजक कहने का मतलब हुआ कि जो क्या सीधे
ऐसी अंडा ना दे करके सीधे क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसको हम लोग सजीव प्रजनन कहते हैं। तो ये बात क्या है, सही है। दूसरा, युग्मनज से, किसे, युग्मनज से भ्रूण बनता है, ये भी बात क्या है, सही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं और ये क्या, मादा युग्मक होते हैं, ये जब दोनों मिलते हैं तो किसका, युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये भी, और युग्मनज से क्या होता है, भ्रूण बनता है। तो ये भी बात क्या है, सही है। ठीक है, ये भी बात क्या है, सही है। तीसरा माने बी, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, और ये है कि पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। कह रहा है कि पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। तो ये भी बात क्या है, सही है। लेकिन ये जो बात है वो क्या है, गलत है। ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि अंडाशय जो होता है, ठीक है, अंडाशय बीज के रूप में नहीं, अंडाशय जो होता है फल के रूप में, अंडाशय किसके रूप में, फल के रूप में क्या होता है, विकसित होता है, फल के रूप में विकसित होता है। तो देखिए हमें कहा गया है कि कौन वाक्य सही नहीं है। तो ये जो है ना बी नंबर, ये वाक्य सही नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।